Hello everyone, good morning to all of you. So let's start with the newspaper discussion of 10th of November. Okay, before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for Study Score Official. You'll get the PDF there. Let's start with the newspaper analysis of today. First topic is about FCRA, Foreign Contribution Regulation Authority. Now, this FCRA Act, it was brought in 2010. Now, all the foreign funding of the persons in India, they are regulated under FCRA. कोई भी पर्सन अगर इंडिया के बाहर से अब्रॉड से कोई पैसा उसके लिए अंदर इंडिया के अंदर आता है, इट विल बी रेगुलेटेड अंडर FCRA एक्ट. नाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Okay, home affairs. Now, any individual, they are allowed to accept foreign fundings up to 25,000 without permission from MHA. यानी कि 25,000 तक अगर कोई पैसा मतलब रुपए बाहर से आ रहे हैं तो उसके लिए आपको MHA की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ दिस मनी शुड बी यूज्ड फॉर द स्टेटेड पर्पस फॉर विच कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन मेड. मतलब अगर वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए वो पैसे आए हैं तो उसको आप रिलीजियस पर्पसेस में यूज करो, एजुकेशन के लिए आए हैं तो आप उसको एजुकेशन में ही यूज करो. ये इसका मतलब है. ठीक है. एंड ऑर्गेनाइजेशंस दे आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर दमसेल्व्स आफ्टर एवरी 5 years. ये 2010 में जो लॉ आया था उसके ये प्रोविजंस है. नाउ 2020 में इसके अमेंडमेंट्स आए थे. लेट्स सी व्हाट आर द अमेंडमेंट्स. मेन अमेंडमेंट्स आर दिस बिल बार्स द पब्लिक सर्वेंट. जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो फॉरेन फंडिंग रिसीव नहीं कर सकते. नाउ हु इज अ पब्लिक सर्वेंट? एनी पर्सन हु इज इन सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट. जिसको गवर्नमेंट किसी भी तरीके से सैलरी या पे देती है, दे कम्स अंडर पब्लिक सर्वेंट, सो दे कैनॉट टेक फॉरेन फंडिंग्स. इसके अलावा देर आर सर्टन अदर पर्सन हु आर बार्ड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंडिंग लाइक इलेक्शन कैंडिडेट्स, दे कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम आउटसाइड. इसके अलावा किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटर या फिर पब्लिशर. ठीक है. गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज, दीज आर सम ऑफ द पीपल्स जो बाहर से पैसे नहीं ले सकते हैं, फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं. इसके अलावा बिल ऑल्सो प्रोहिबिट्स ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन. देखिए, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, किसी पर्सन ए के लिए आता है तो ये पर्सन ए आगे जाकर इस पर्सन बी को ये अमाउंट नहीं ट्रांसफर कर सकता है. दिस अमाउंट हैज टू बी यूज्ड बाय ए ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, जिस इसके लिए वो पैसे आए हुए हैं. यहां पर पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एसोसिएशन या फिर कोई भी रजिस्टर्ड कंपनीज. देखिए, इससे पहले जो 2010 का एक्ट था उसके अंदर जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन्स थे उनको ये पैसे ट्रांसफर किए जा सकते थे. लेकिन जब अमेंडमेंट आया है उस अमेंडमेंट के अंदर इस ट्रांसफर ऑफ पैसा को बिल्कुल बंद कर दिया गया है. ठीक है. इसके अलावा आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर ऑल द ऑफिस बेयरर्स टू रिसीव फॉरेन फंडिंग. जो भी फॉरेन फंडिंग लेगा उसको पहले आधार कार्ड अपना दिखाना होगा, शो करना होगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, उसके बाद ही वो पैसे ले सकता है. नाउ फॉरेनर्स को अगर कोई पैसे लेने हैं बाहर से तो उनको या तो पासपोर्ट या फिर OCI कार्ड शो करना होगा. OCI कार्ड का मतलब है ओवरसीज कार्ड होल्डर ऑफ इंडिया का ये कार्ड होता है. ठीक है, वो शो करना होगा. इसके अलावा फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे मस्ट ओनली बी रिसीव्ड इन डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ बैंक्स, जो कि SBI का जो ब्रांचेस हैं न्यू दिल्ली के अंदर, सिर्फ उनके अंदर उनको FCRA नाम से एक अपना अकाउंट खोलना होगा. सिर्फ उसी के अंदर वो पैसे ले सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग वगैरह की जा सके. Now, what is the main problem that has come into light in the last some years, that foreign contribution they have doubled between 2010 to 19. तो ये तो अच्छी बात है. ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज जिस चीज़ के लिए वो पैसे आए हैं उसको उस पर्टिकुलर सेम चीज़ के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, बट उसको अलग अलग मतलब उसके यूसेस को अलग कर दिया जा रहा है. मतलब जिस पर्पस के लिए वो पैसा आया था इंडिया के अंदर उसको उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा रहा है. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम. नाउ ये फिर से कुछ चेंजेस हम देख लेते हैं. जैसा हमने पहले बात की, पब्लिक सर्वेंट्स को हटा दिया गया है. मतलब दे हैड नॉट बीन एम्प्लॉय अलाउड टू टेक फॉरेन फंडिंग्स. फंड का ट्रांसफर है उसको कैंसिल कर दिया गया है. इसके अलावा देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, पहले कोई भी पैसा जो जैसे मान लिया अगर 100 रुपीज़ फॉरेन फंडिंग से आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उसमें से 50 रुपीज़ जो है वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते थे. बट नाउ दिस हैज़ बिन लोअर टू ओनली 20%. मतलब अब उस टोटल पैसे में से सिर्फ 20% ही ऐसे पैसे होंगे जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. बाकी 80% का जो अमाउंट है दैट हैज़ टू बी यूज्ड बाय द स्टेटेड पर्पस जिस चीज़ के लिए वो पैसा आया हुआ है. इसके अलावा आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है. ठीक है. इसके अलावा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है कि FCRA रजिस्ट्रेशन, अगर किसी NGO का या फिर किसी भी बॉडी का FCRA रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो उसको सस्पेंड करने का जो पावर है वो गवर्नमेंट को दे दिया गया है. फॉर, अब सस्पेंड कितने दिन कर सकती है? फॉर 6 months, यानी कि 180 डेज के लिए इसको सस्पेंड किया जा सकता है. इसके अलावा देखिए, हमने पहले पढ़ा है कि हर 5 साल में रिन्यू कराना था. तो रिन्यू कराने के लिए कोई भी नया स्क्रूटनी नहीं कराना है. जो सेम स्क्रूटनी पिछली बार आपका हुआ था वही सेम स्क्रूटनी में आपका फिर से रिन्यू हो जाएगा. इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट है दे हैज़ टू बी इन SBI न्यू दिल्ली के ब्रांचेस में होंगे. एंड अगर कोई पर्सन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहे कि वॉलंटरली सरेंडर करना चाहता है वो FCRA सर्टिफिकेट को, तो वो भी कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू. ठीक है, वो कर सकता है. नाउ पॉइंट इज कि FCRA न्यूज़ में क्यों है?
देखिए, अगर आप आज का फर्स्ट न्यूज़ देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को क्यों ये टास्क दिया गया है टू कीप एन आई ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स ऑफ एनजीओ। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सारा का सारा देखिए मनी से रिलेटेड है, ठीक है, मनी से रिलेटेड है, तो ये सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाना चाहिए था, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये वो दिया है, मतलब आंसर बताया है कि जितना भी पैसा है, ये पैसा हमारे इंडिया में मेन प्रॉब्लम ये है कि जितना मनी इंडिया के अंदर आ रहा है, इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द सेम पर्पस एज स्टेटेड। तो ये पैसा जो है नक्सल्स के लिए, टेररिज्म के लिए, इन सब के लिए आउटफ्लो कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का इशू क्रिएट हो जा रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का जो मेन हेड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसीलिए ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो एमएचए के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए नेशनल सिक्योरिटी का इन्होंने बोला है कि बिकॉज दिस मनी दे आर यूज फॉर डिस्टेबलाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रेन नक्सल्स। तो बोला जा रहा है कि एनजीओ जो है, कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो कि मिडल मैन की तरह काम कर रहे हैं, जो फॉरेन फंडिंग से पैसा लेते हैं एंड देन उस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं फॉर अनडेजिग्नेटेड पार्टीज। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए अभी एक नया लॉ, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, कि ट्रांसफर को भी बंद कर दिया गया, कि ट्रांसफर अब नहीं किया जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एफसीआरए। नाउ सेकंड इज अबाउट चेन्नई फ्लड्स। देखिए, while you are studying for UPSC, you must not go only for the issue, ठीक है, बट यू शुड डोंट गो ओनली फॉर द न्यूज़, बट ट्राई टू एनालाइज द इशू, ठीक है। आपको इशू को समझना जरूरी है। तो चेन्नई के अंदर फ्लड्स आए एंड दैट इज द न्यूज़, बट क्यों आए हैं इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। एंड नाउ वी आर सी, देखिए कल हमने बात किया था व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज। तो हमने बात किया था कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है दैट इज द मेन रीजन, जिसके कारण चेन्नई के या फिर तमिलनाडु के आसपास में हर जगह पर फ्लड्स आते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि दैट वॉज द नेचुरल कॉज, बट क्या कोई रियल कॉज भी है, कि क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज भी है जिसके कारण चेन्नई के अंदर फ्लड्स आ रहे हैं? जी हाँ, आज हम वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेन्नई हैज़ अ रिलेटिवली फ्लैट टेरेन, ठीक है, कोई माउंटेन्स, कोई हिल्स ऐसे डायरेक्टली चेन्नई के अंदर नहीं है, इट इज फ्लैट टेरेन। नाउ इट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू सी लेवल। तो सी लेवल क्या होता है? जितना लेवल ऑफ पानी है सी का, उसी लेवल पे चेन्नई भी लाई करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन द रीजन रिक्वायर्ड एंड प्रॉम्प्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लार्ज बट शैलो लेक्स। देखिए, अगर एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, एंड इट इज क्लोज टू सी लेवल, दिस इज मान लीजिए सी, ठीक है, अगर पानी इसके इंक्रोच करेगा एंड इफ देयर इज अ लार्ज लेक हियर, सो पानी इसके अंदर स्टोर हो सकता है इजीली, तो यहाँ पर फ्लड्स ज़्यादा कॉज नहीं करेगा। बट द मेन प्रॉब्लम लाइज व्हेन कोई बड़ा लेक नहीं होने के कारण छोटे छोटे लेक्स अगर आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लेक्स अगर हो जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स हो जाते हैं, और शैलो लेक्स है, मतलब बहुत गहरे भी नहीं है, बहुत ही कम गहरे हैं, तो पानी जब इसके अंदर रेनफॉल से या फिर इस सी वाटर का पानी जब आता है, और जब रेनफॉल के कारण पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो आसपास के एरिया में ये फ्लड कॉज करना स्टार्ट कर देता है। देखिए, ये इसे कहते हैं अर्बन फ्लड्स, दे आर कॉल्ड एज अर्बन फ्लड्स, ठीक है, मतलब जहां पर छोटे छोटे एरियाज में फ्लड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत जगहों पर आने स्टार्ट होते हैं। अगर इसी के बदले में यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा लेक होता, तो पानी सारे का सारा इसके अंदर स्टोर हो जाता, रेन वाटर भी इसके अंदर स्टोर हो जाता, और ऑटोमेटिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता, मतलब पानी अपने आप नीचे की तरफ सी डाउन हो जाता। बट पहली बात तो हमारे यहाँ पर लेक्स बहुत ही छोटे हैं, सेकंड ये शैलो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है, उसी कारण क्या होता है, पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता है और आसपास के एरियाज में फ्लड कॉज कर देता है, ठीक है। तो दिस वाज द मेन इशू, तो ये शैलो लेक्स का। नाउ थर्ड इज, इवन आफ्टर मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ फ्लडिंग, चेन्नई में पहली बार नहीं है कि फ्लडिंग आए हैं, लेकिन बहुत बार फ्लडिंग आने के बावजूद जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, दे हैव कन्वर्टेड द फ्लड प्लेन्स ऑफ अद्यार रिवर एंड अदर स्ट्रीम्स इनटू अर्बन एरियाज, ठीक है। इसके बारे में अभी समझते हैं क्या किया इन्होंने, टू एकोमोडेट रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को मतलब प्रमोट करने के लिए। देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। नाउ दिस इज चेन्नई, नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज द अद्यार रिवर एज यू कैन सी, ठीक है। नाउ ये 2007 का है, 2020 का, ये कंपैरेटिव इमेज है। 2007 में आप देखिए, दिस रिवर का ये फ्लड प्लेन्स है। फ्लड प्लेन्स क्या होता है? रिवर के आसपास जो डेल्टा, मतलब जितना भी डेल्टा टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे कहते हैं फ्लड प्लेन्स, जहाँ जहाँ से रिवर पास ऑन होती है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में टेक्निकली कोई भी रेजिडेंशियल एरियाज नहीं होने चाहिए था, मतलब कुछ नहीं बनना चाहिए था। बट यहाँ पर देखिए, इस रिवर में जब भी पानी ओवरफ्लो होगा तो क्या होगा, इस पूरे एरिया में फ्लड्स आएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर ज़्यादा रेजिडेंशियल नहीं था, बट अभी देखिए 2020 में अगर आप देखेंगे, ये पूरा एरिया रेजिडेंशियल बन चुका है। तो अगर फ्लड आता है तो ये पूरा एरिया बुरी तरीके से अफेक्टेड हो जाता है, बिकॉज दिस ऑल कम्स अंडर द फ्लड प्लेन्स ऑफ अद्यार रिवर, ठीक है। तो ये देखिए, बहुत सारी फ्लडिंग होने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर एरिया को रेजिडेंशियल एरिया बना दिया गया है। उसके कारण यहाँ पर जब भी बाढ़ आती है तो हर पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा देखिए, जो बिल्डअप एरिया है ये बहुत ज़्यादा डेंस होना स्टार्ट हो गया है, उसके कारण नीचे ग्राउंड में वाटर पेनिट्रेशन कम हो गया है। इसको भी समझते हैं इमेज की हेल्प से हम। देखिए, ये 1990 2018 का है। देखिए, दिस इज द मेन रिवर, ठीक है, एंड इसके डिफरेंट चैनल्स। अब आप देखेंगे आसपास में दिस इज फ्री लैंड, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखेंगे, अगर दिस इज द मेन रिवर, आसपास देखिए
यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई है कि यहाँ पर 1990 में अगर यहाँ पर फ्लड आ भी जाता तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज नहीं होती, बट 2018 में का ये इमेज है। उस टाइम अगर ये मतलब यहाँ पर फ्लड आ जाए तो देखिए कितना ज़्यादा कॉज कर सकता है यहाँ पर डैमेज है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी यहाँ की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ की डेंसिटी बढ़ने के कारण भी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा चेन्नई हैज़ नो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर टू हेल्प, ठीक है, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ही कम है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंफ्रा बनाने की बहुत ज़रूरत है। बट द डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटी स्ट्रीट्स एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स दे आर रियली ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है, एंड दे डोंट हेल्प द सिटी एट ऑल। ओके, समझते हैं। अगर ये रोड्स है, ठीक है, अगर रोड को हम हल्का स्लांटिंग बनाएंगे इस तरफ से, तो पानी जितना यहाँ पर पानी आएगा वो सारे का सारा एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर हम ड्रेन बना सकते हैं, राइट। तो पानी सारे का सारा आके यहाँ से पानी इजिली रोल आउट हो जाएगा, यहाँ से पानी सारा रोल आउट हो जाएगा और एक जगह पर जाकर मतलब जमा हो जाएगा और इट कैन बी इजीली मैनेज्ड। बट प्रॉब्लम क्या है चेन्नई में? चेन्नई का प्रॉब्लम देखिए, चेन्नई का प्रॉब्लम ये है, जो रोड है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज, देखिए इस तरह का रोड है यहाँ पर, यानी कि जो मेन स्लांट है जो साइड किसी एक साइड में होना चाहिए था वो बीच में है, तो पानी सारे का सारा कहाँ जमा होता है? बीच के अंदर, ठीक है। नाउ मिडिल सेक्शन ऑफ द रोड इज एट लोअर हाइट एज कम्पेयर टू द साइड्स में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कंप्लीट लैक ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स ऑफ कर्व इनलेट्स ऑन वन साइड ऑफ द रोड, किसी एक तरफ, किसी या तो इधर या फिर इधर किसी एक तरफ में ड्रेन्स होने चाहिए थे ताकि पानी को निकाल के इसको इजीली मैनेज कर सके, बट यहाँ पर कोई भी ड्रेन्स नहीं है। उसके कारण क्या होता है? पानी सारे का सारा बीच में इकट्ठा हो जाता है एंड पानी यहाँ पर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पानी बढ़ता जाता है एंड दिस कॉजेस फ्लड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। ओके, सो ये हमने समझने की कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या क्या है चेन्नई का फ्लड्स की। ओके, आगे देखते हैं। नाउ देयर इज अ नीड टू रीपर्पस एंड री इंजीनियर द आर्टिफिशियल लेक्स। यहाँ पर जितने भी आर्टिफिशियल लेक्स हैं उसको रीपर्पस यानी कि न्यू उसको मेथड से बनाने की जरूरत है, न्यू इंजीनियरिंग करने की जरूरत है, री इंजीनियरिंग करने की जरूरत है, ताकि जो डिजाइन पहले के हैं ऑब्वियसली वो डिजाइन काम नहीं कर रहे हैं, तभी वहाँ पे लगातार फ्लड्स आ रहे हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करने की जरूरत है हमें। दैट एवर सर्व द एग्रीकल्चर लैंड्स टू सर्व एज बफर्स, लेकिन अभी उसमें पूरा का पूरा सीवेज भर गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें प्रॉपर्ली मैनेज करने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है हमें। देखिए चेन्नई के बहुत सारे मास्टर प्लान्स ऑलरेडी बन चुके हैं, चेन्नई का सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बन चुका है ताकि हम इसको फ्लड से कंट्रोल कर सकें, लेकिन दोनों ही चीज़ें जो हैं साइंटिफिक मैनर में इस चीज़ को इशू नहीं कर सकती हैं, मतलब सॉल्व नहीं करती हैं इसके इशू को। देखिए सॉल्यूशन क्या है इस चेन्नई के अर्बन फ्लडिंग का सॉल्यूशन ये नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल फ्लड मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज बेटर गवर्नेंस का इशू आ रहा है यहाँ पर। पिछले 6 साल से अगर आप देखेंगे चेन्नई के अंदर कोई भी मेयर नहीं है, कोई भी काउंसलर नहीं है, ठीक है, एंड इवन अगर है भी तो देखिए मेयर एंड काउंसलर दे आर अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स, वो अनअकाउंटेबल होते हैं टू द पीपल, सो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि पीपल के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पीपल के कंसर्न जो है दे रिमेन अनएड्रेस, तो ज़्यादातर सॉल्व नहीं हो पाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? रीवैम्पिंग ऑफ स्ट्रीट ड्रेन्स, जैसा हमने बात की यहाँ पर री इंजीनियरिंग करने की जरूरत है स्ट्रीट ड्रेन्स को। टिपिकली डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का मतलब होता है नाले का पानी, जिससे पानी प्रॉपर्ली फ्लो हो सके एंड मेंटेनिंग बोथ प्रॉपर्ली। देखिए सिर्फ बना के छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है, उसे प्रॉपर्ली मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम बनाएंगे उसके बाद उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे तभी हम उसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वो हमें हेल्प करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट चेन्नई। नाउ इसका एक मैपिंग चेक करते हैं हम। देखिए अगर आप तमिलनाडु के देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं, देखते हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है, किस रिवर की एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या है, मैं आपको शो करता हूँ। नाउ चेक दिस आउट। ओके, फर्स्ट इज अबाउट कावेरी रिवर। नाउ दे सी दिस इज कावेरी रिवर, एज यू कैन सी दिस इज कावेरी। कावेरी का मेन प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर इट इज सी वाटर इनकर्जन्स अप टू 20 किलोमीटर इन टेल एंड, यहाँ से पानी जो है पूरा का पूरा अंदर चला जाता है। दिस इज द मेन इशू ऑफ कावेरी, उसके कारण फ्लडिंग कॉज करता है, ठीक है। नाउ सेकंड इज, एक सेकेंड, ओके, सो सेकंड इज अबाउट पालार रिवर। सी एट द टॉप यू कैन सी पालार रिवर। यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, 10 वेज का पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, पानी यहाँ पर स्टॉर्म्स जो हैं वो सबके सब बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, उसके कारण यहाँ पर फ्लड्स वगैरह बहुत आते हैं बिकॉज पानी प्रॉपर्ली सी डाउन नहीं हो पाता है। थर्ड चेक अबाउट दिस इज पुनायर रिवर। दिस इज पुनायर रिवर। ये रिवर इतना ज़्यादा इसके अंदर प्रॉपर्ली रेनफॉल नहीं होता है, कोई भी सी वाटर इनकर्शन नहीं, इसके कारण ये ड्राई होना शुरू हो गया है। दिस ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम्स, ठीक है। फोर्थ यहाँ पर देखिए, फोर्थ इज वाइगाई रिवर। दिस इज वाइगाई रिवर। ये पिछले 6 महीने से पूरी तरीके से ड्राई कंडीशन में चल रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्ली पानी नहीं है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पे मुलापा एरिया डैम है जो कि इन्हीं एरियाज में पानी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है।
सो इसी के लिए बनाया गया है। ये साउथ का जो पूरा पार्ट है उसके लिए डैम से पानी किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ इज थम्बी वरानी रिवर, दिस इज थम्बी वरानी रिवर, एज यू कैन सी दिस इज थम्बी वरानी रिवर। इसका भी देखिए ये भी इंडस्ट्रीज के द्वारा पॉल्यूट कर दिया गया है। एंड फाइनली इट इज वी हैव नोलायर रिवर, दिस इज ऑल्सो पॉल्यूटेड बाई टेक्सटाइल यूनिट्स। सो आप देख सकते हैं चेन्नई की जितनी भी मेजर रिवर्स है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, सॉरी तमिलनाडु की जितने मेजर रिवर्स है किसी न किसी तरीके से या तो पॉल्यूटेड है या फिर वो मतलब बंद हो चुकी है, जाम हो चुकी है, उसके कारण जो है पानी को प्रॉपर्ली सीप डाउन नहीं कर पा रही है वो। अब देखते हैं दिस वाज अर्बन फ्लड्स, इसके मेजर कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। यूपीएससी में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। कुछ डायरेक्ट फैक्टर्स है, कुछ इनडायरेक्ट फैक्टर्स है, उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, लगातार बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब वेदर पैटर्न चेंज हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, उसके कारण अभी जो हमारे जितने भी हमारे टेक्नोलॉजीज हैं वो इतना ज्यादा हैवी रेनफॉल को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाए गए थे, तो इसी कारण अचानक से क्या हुआ, फ्लडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये मैनमेड फैक्टर है कि लोगों ने जैसा हमने पीछे देखा दया रिवर के आसपास में क्या हुआ था, खाली होना चाहिए था जगह, बट यहाँ पर पूरे के पूरे अर्बनाइजेशन हो गई है, इसके कारण भी फ्लडिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। नेचुरल ड्रेन्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, इन एरियाज में लोगों ने अपना घर बना लिया है। इसके अलावा देखिए डेवलपमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, उसके कारण प्रॉपर्ली पानी को फ्लो करने का जगह नहीं मिल रहा है, तो वो अर्बन एरियाज में पानी जाता है और वहाँ पे फ्लडिंग कॉज करता है। इनडायरेक्ट फैक्टर्स क्या क्या है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है हमारे पास, ठीक है, लो का एटीट्यूड सही नहीं है, अगर प्लास्टिक वगैरह होता भी है उसके अंदर पानी के अंदर तो उसको निकालते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं वैसे ही, ठीक है। ऑन रोड व्हीकल पार्किंग होने के कारण रोड ऑलरेडी छोटी होती है, उसमें से एक पार्ट ऑलरेडी व्हीकल के द्वारा जाम हो जाता है, उसके कारण क्या होता है लोगों के पास चलने के लिए बहुत कम जगह होती है, और जब अगर उस टाइम में अगर पानी आ जाए तो बहुत ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट का बिल्कुल भी प्रॉपर हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है तमिलनाडु साइड में, उसके कारण क्या होता है रिवर वगैरह में बहुत ज़्यादा वेस्ट उसके अंदर जाने के कारण ये प्रॉब्लम कॉज करना स्टार्ट कर देता है। दिस वाज ऑल अबाउट तमिलनाडु। ये हमने यूपीएससी के बेसिस में एनालिसिस किया, इसको समझने की कोशिश की व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि इसके कारण तमिलनाडु की फ्लडिंग इतनी ज़्यादा एग्रीवेट क्यों हो गई है, ठीक है। नाउ थर्ड न्यूज़, दिस इज स्टार्टिंग न्यूज़ कि यूके ने रिसेंटली रिकग्नाइज कर दिया कोवैक्सीन को। आपने भी अगर पिछले न्यूज़ को फॉलो किया होगा तो देखा होगा आपने, डब्ल्यूएचओ ने कुछ दिन पहले और देन ऑस्ट्रेलिया ने भी, डब्ल्यूएचओ और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ही कंट्रीज ने, सॉरी डब्ल्यूएचओ ने और ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री इन दोनों ने ही रिसेंटली कोवैक्सीन को रिकग्नाइज कर दिया है। तो भी यूके ने भी रिकग्नाइज कर दिया है कोवैक्सीन को, और जितने भी फुली वैक्सीनेटेड पीपल होंगे वो 22 नवंबर के बाद आराम से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी सेल्फ आइसोलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है अब। इसके अलावा यूके ने भी एक लिस्ट निकाली है, उसके अंदर कोवैक्सीन के साथ साथ साइनोवैक और साइनोफॉर्म बीजिंग, इन तीनों को ही उसने रिकग्नाइज कर दिया है, ठीक है, मतलब एज उनको कोविड के वैक्सीन की तरह उनको रिकग्नाइज कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन एनालिसिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। लेट्स सी, मुलापेरिया डैम हमें पता है कि केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक है। नाउ क्या इसे डीकमीशन करना चाहिए और यहाँ पर बदले में एक नया डैम बनाना चाहिए, न्यू डैम शुड इट बी बिल्ड। देखते हैं, केरला गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि देखिए जो मुलापेरिया डैम है वो 126 ईयर्स का हो चुका है ऑलरेडी, उसको डीकमीशन करने की जरूरत है, ऐसा केरला गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। चेन्नई में ऑलरेडी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा रेन्स वगैरह आ रही हैं, टोरेंशियल रेन्स आई हैं, मानसून का कारण इश्यूज क्रिएट हो गए, उसके कारण ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट है तमिलनाडु के साइड में। उसकी जस्ट बगल में मुलापेरिया डैम है, तो ऐसा ना हो कि पानी से कारण यहाँ पर भर जाए और ये इस चीज़ को संभाल ना पाए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत पुराना हो चुका है डैम, ठीक है, इतना ज़्यादा इसको संभालने की इसकी कैपेसिटी नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड में देखेंगे 2021 में इसी साल चमोली डिजास्टर्स आए थे, वो क्लाइमेट चेंज के कारण आए थे, तो ये भी कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि क्लाइमेट चेंज के कारण एक इफेक्ट ऐसा भी पड़े कि मुलापेरिया डैम के ऊपर कोई इफेक्ट है उसके कारण इशूज क्रिएट हो जाए बहुत ज़्यादा। देखिए 1979 से ही आप देखेंगे 1979 से ही केरला सजेस्ट कर रहा है टू बिल्ड अ न्यू डैम, ठीक है, केरला सजेस्ट कर रहा है टू बिल्ड अ न्यू डैम, लेकिन तमिलनाडु मान नहीं रहा है इस चीज़ को, तमिलनाडु नहीं मान रहा है। विक्टोरिया डैम ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाया गया था 19th सेंचुरी में, लेकिन वहाँ पर सीपीजेस वगैरह स्टार्ट हो गए थे, तो 1990 में उसको डीकमीशन कर दिया गया था। एक एग्जाम्पल दे रहा है केरला कि हम डैम्स को रिकमीशन करके वहाँ पर न्यू डैम बना सकते हैं, तो विक्टोरिया डैम ने भी क्या किया, बदले में एक नया डैम बना लिया था। अब देखिए, अब मुलापेरिया में ऑलरेडी वाटर लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है, अगर वाटर लेवल उसका ऐसे ही हाई रखें हम और बारिश वगैरह ज़्यादा बढ़ी या फिर किसी भी तरीके से तमिलनाडु का पानी अगर उसके अंदर आया, फ्लडिंग का पानी अगर आया, तो वो उसके जस्ट बगल में इदुक्की रिजर्वॉयर है जो कि केरला के अंदर है, उसको भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर मुलापेरिया डैम और इदुक्की रिजर्वॉयर दोनों साथ में ही अगर फेल हो गए, दोनों साथ में फेल हो गए और या फिर गिर गए या फिर किस तरीके से उनका पानी का बहाव टूट गया, बांध टूट गया, तो इट विल ब्रिंग अ कैटास्ट्रॉफी और 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाएंगे उसके कारण, ठीक है। नाउ तो इसलिए केरला बोल रही है कि इस चीज़ को भी जल्दी से डीकमीशन करके एक नया डैम बनाने की जरूरत है, जो कि बेटर तरीके से बना सकते हैं, बेटर इंजीनियरिंग से और बेटर साइंटिफिक मैनेजमेंट करके बना सकते हैं। मुलापेरिया डैम जो है सिस्मिक जोन 3 एरिया के अंदर भी है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। इसलिए भी केरला बोल रहा है कि मुलापेरिया डैम को जल्दी से जल्दी हमें डीकमीशन करके एक नया डैम बनाने की जरूरत है यहाँ पर। अगर हम मुलापेरिया डैम का एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो यहाँ देखिए, ये केरला है, आप केरला देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज केरला एंड दिस इज तमिलनाडु, ठीक है, दिस इज तमिलनाडु। यहाँ पर आप दोनों के कॉन्फ्रेंस पे देखेंगे दिस इज मुलापेरिया डैम, ठीक है। तो ये ऑल्दो केरला के अंदर है, बट जैसा हमें पता है कि केरला के अंदर है, बट वो तमिलनाडु उसको यूज कर रहा है, बिकॉज ब्रिटिश एरा के टाइम में क्या हुआ था, 999 सालों के लिए इस चीज़ को लीज पर दिया गया था फ्रॉम केरला टू तमिलनाडु,
ठीक है। तो इसलिए तमिलनाडु उसको ऑपरेट करता है, इसलिए तमिलनाडु एक्चुअल जो सारा का सारा वो है दारोमदार है वो तमिलनाडु के ऊपर है, इसलिए तमिलनाडु मान नहीं रहा है, केरला की बात नहीं मान रहा है टू फॉर्म अ न्यू डैम। ओके। इसके अलावा देखिए हम जैसा हमने बात की अभी रिसेंटली, ये देखिए ये जोन 3 एरिया में है, तो हम जोन्स को चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पे आप देखेंगे चेन्नई, मदुरई, ये सारे के सारे एरिया जो है जोन 3 के अंदर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जोन 5 में कौन कौन से एरिया है, सारे का सारे हिमालयस एरिया जो है हमारा जोन 5 के अंदर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है अर्थक्वेक के आने के। एंड उसके बाद एज कम्पेयर टू जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, जोन 5, 4, 3, 2, 1 जाते हैं, वैसे वैसे अर्थक्वेक आने के चांसेस धीरे धीरे कम होते जाते हैं। 1 में सबसे कम चांस है, 5 में मैक्सिमम चांसेस हैं। तो 3 के अंदर ये देखिए चेन्नई और मदुरई दोनों आते हैं। ओके, नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट इज अबाउट विशाखा एजेंसी। इसको आप ध्यान से समझिए, ये बहुत ही छोटा सा न्यूज़ है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये विशाखापट्टनम जो कि तमिलनाडु का एक सिटी है, वह एक धीरे धीरे गांजा हब बनता जा रहा है। देखिए टोटल 11 मंडल्स है तमिलनाडु के अंदर, उसमें से 9 मंडल्स जो हैं दे कम अंडर थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ ईस्टर्न घाट्स, जो कि गांजा कल्टिवेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। गांजा क्या होता है? कैनबिस, ठीक है, इसे कैनबिस बोलते हैं इंग्लिश में। नाउ वहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल क्रॉप्स पहले उगाए जाते थे, जैसे कि टर्मेरिक यानी कि हल्दी, जिंजर यानी कि अदरक, राजमा एंड मिलेट्स, ये सब उगाए जाते थे पहले। लेकिन अब इन सबको हटाकर कुछ वीड्स, ये वीड है एक्चुअली, ठीक है, दे आर अनवांटेड प्लांट्स, इसको उगाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि स्टार्टिंग में स्मगलर्स ने उगाना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु। सो केरला और तमिलनाडु के कुछ स्मगलर्स वगैरह थे, इन लोगों ने क्या किया था, विशाखापट्टनम के एरियाज में कैनबिस यानी कि गांजा के प्लांट्स वगैरह उगाने स्टार्ट कर दिए थे। नाउ एक्साइज डिपार्टमेंट की अगर हम बात माने तो अराउंड 7,000 से 10,000 एकर्स, जो कि लगभग 250 विलेजेस तक फैले हुए हैं, इतने में गांजा कल्टिवेशन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। और वो भी ये वो विलेजेस है जहाँ पर सीपीआई माओइस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, मतलब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये लोग हैं, ठीक है, नक्सल्स वगैरह रहते हैं, माओइस्ट वगैरह रहते हैं, तो ऐसे एरियाज में गांजा कल्टिवेशन करना सही नहीं होगा। उसका मेन रीज़न क्या है? देखिए मेन रीज़न ये है कि अराउंड 1 एकड़ अगर हम गांजा का देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स 1 टन ऑफ गांजा एक ईयर, ठीक है। 1 टन मीन्स 1000 केजीज। तो 1 एकड़ में अगर 1000 केजी निकल रहा है तो हमारे पास, हमें पता है 7000 से 10,000 एकड़ तक है, यानी कि ये 10,000 टन्स पर एनम तक का गांजा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे, मॉनेटरी देखेंगे, तो अराउंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के अंदर जाता है। सो दिस कैन बी अ फंडिंग फॉर नक्सलाइट्स एंड माओइस्ट्स, तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं होगा। इसके अलावा दिस वीट ग्रोन हैज अ बूमिंग मार्केट ऑल ओवर इंडिया। नाउ ड्रग मार्केट हमारे पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया है। इट इज प्रोक्यूर्ड बाय मिडल मैन एट 2000 पर केजी। जो फार्मर्स वहाँ पे ग्रो करते हैं इसको गांजा कैनबिस को, उससे सिर्फ 2000 रुपीज़ पर केजी मिलता है उनको, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू अगर देखें तो 7,000 टू 15,000 पर केजी के हिसाब से है इन अप कंट्री मार्केट, यानी कि जहाँ पर भी इसकी डिमांड है उसकी वैल्यू जो है 2,000 में खरीदते हैं लोग और 15,000 पर केजी के हिसाब से बेचते हैं इस चीज़ को। इसका देखिए पैन इंडिया प्रेजेंस है, कैसे पता चला हमें ऐसे पता चला कि अराउंड 5,000 अक्यूज्ड जो अरेस्ट हुए थे पिछले 2 सालों के अंदर, उसमें से 50% से ज़्यादा ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से आते हैं। तो आप देखिए अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के अरेस्ट किए, लोगों के बाहर के कंट्री स्टेट्स के अरेस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो बाहर की स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हैं, तभी तो वो आ रहे हैं यहाँ पे लेने के लिए, राइट। नाउ अगर हम कैनबिस के प्लांट्स को देखें, यानी कि गांजा के प्लांट्स को देखें, तो उसके फ्लावर्स एंड बड्स जो होते हैं, अगर आप फ्लावर्स एंड बड्स को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा सीबीडी का कंटेंट होता है। सीबीडी का मतलब क्या है? कैनाबिनॉइड्स। एक टाइप का केमिकल होता है, यही वो केमिकल होता है जो इस प्लांट का जो गांजा बनाने में काम आता है। सो देखिए फ्लावर्स और बड्स को ध्यान रखना है, ये 2 मेन रीजंस हैं जिसके कारण, 2 मेन चीज़ हैं जिसके कारण गांजा बनता है या फिर कैनाबिट्स बनते हैं। लेकिन लीव्स और स्टेम्स जो हैं इस पर्टिकुलर प्लांट के, इसके अंदर भी कैनाबिट कंटेंट होता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इनका ज़्यादा मेन रोल नहीं है, मेन रोल ये फ्लावर्स का है और बड्स का है। ओके, नाउ लेट्स गो अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो दिस टॉक्स अबाउट न्यू फ्रिगेट, इसका नाम है टाइप 054A फ्रिगेट। ये चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान को भी दिया है, ठीक है। नाउ दिस इज सेड टू बी द मोस्ट एडवांस चाइनीज वॉरशिप एवर एक्सपोर्टेड। आज तक जितना भी चाइना ने जिस भी कंट्री को वॉरशिप वगैरह एक्सपोर्ट किया है उसमें सबसे एडवांस वो फ्रिगेट यही है, ठीक है, ये वॉरशिप है। इट विल बी डिप्लॉयड बाय पाकिस्तान इन द इंडियन ओशन। तो ये अगर इंडिया है, नो दिस इज पाकिस्तान, एज यू नो यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, हमारे गुजरात के साइड में पाकिस्तान है। नो दिस इज द पार्ट ऑफ अरेबियन सी, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है, यहाँ पर ये और इस चीज़ को जरूर डिप्लॉय करेगा। सो दैट कैन बी अ सिक्योरिटी इशू टू इंडिया ऑल्सो। नाउ पाकिस्तान ने इसका नाम रखा है PNS टुग्रिल, ठीक है, टुग्रिल रखा है पाकिस्तान की नेवी ने इसका नाम। टोटल 4 चाइना उसको देने वाला है, उसमें से पहला चाइना पाकिस्तान को मिल चुका है। नाउ इट हैज स्टेट ऑफ आर्ट कॉम्बैट मैनेजमेंट एंड एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अलॉन्ग विद मॉडर्न सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज, यानी खुद को डिफेंड भी कर सकता है और सामने वाले पे अटैक भी कर सकता है। इसके अलावा इट कैन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ नेवल वॉरफेयर मिशंस इन हाईली इंटेंस मल्टी थ्रेट एनवायरमेंट, यानी कि अगर बहुत सारे एक साथ ही ये मल्टीपल जगहों पर अटैक कर सकता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप GS2 का आयर वाला पार्ट देखेंगे या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जिसका भी है, आप दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है। नाउ पोलैंड एंड बेलारूस का माइग्रेंट्स इशू क्या है?
सबसे पहले देखते हैं, कुजनिका ब्रूगी बॉर्डर है जो कि पोलैंड और बेलारूस के बीच में, आपको बस ये समझना है, कुजनिका ब्रूगी बॉर्डर। ओके, मैप में देखिए, नो दिस इज बेलारूस, एज यू कैन सी दिस इज बेलारूस एंड दिस इज पोलैंड। ओके, इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कुजनिका ब्रूजिल बॉर्डर क्रॉसिंग। ओके, यहाँ पर कुछ इश्यूज क्रिएट हुए हैं, वो इश्यूज क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं रिसेंटली। ओके, यहाँ पर बेलारूस के न्यू प्रेसिडेंट है जो कि डिस्पोटिक प्रेसिडेंट है, मतलब उन्होंने क्या किया था, लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए थे बट इलेक्शंस के रिजल्ट को उन्होंने डिस्पोज कर दिया था, मतलब जो भी वहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटाकर खुद ये बन गए हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको उनका नेम है, ठीक है, ही इज द पर्सन अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नाउ ही इज ट्राइंग टू क्लिंग टू पावर। लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था लेकिन उन्होंने क्या हुआ, प्रॉपर्ली उसको स्टोल कर लिया था, मतलब वहाँ पर जो गवर्नमेंट जीती थी उसको नहीं रहने दिया था, खुद वहाँ पर आ गए थे, लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था, और लेकिन उसके बदले में उन्होंने बहुत ही टॉर्चर तरीके से लोगों को हटा दिया था वहाँ से, प्रोटेस्ट से। बदले में क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। अब जब यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाया तो इन्होंने कहा कि सैंक्शंस को हटा दो, बट यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस को हटाने से मना कर दिया। उसके बदले में ये डिफरेंट तरीके अपना रहे हैं सैंक्शंस को हटाने के लिए। ओके, उनमें से कुछ तरीके हैं, उनमें से एक माइग्रेंट इशू है, हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी वो फेक बॉम्ब थ्रेट्स देकर के एक प्लेन को ऑलरेडी हाईजैक करवा चुके हैं जो कि बेलारूस के ऊपर से जा रहा था, और ईयू का प्लेन था वो, मतलब यूरोपियन यूनियन के दो कंट्रीज के बीच का प्लेन था, और उसके बीच का जो बेलारूस के ऊपर से निकल रहा था उसको ये ऑलरेडी हाईजैक कराने की कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्च 2021, इसी साल मार्च में क्या हुआ था, बेलारूस ने अपने वीजा रिस्ट्रिक्शंस को अचानक से ईज कर दिया, ठीक है। किसके लिए ईज किया, जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज थे जैसे इराक, ईरान, इन सब के लिए। देखिए, इराक, ईरान एक ऐसी कंट्रीज हैं, इराक हो गए, ईरान हो गए, या फिर जितने सीरिया है, जितने भी यानी कि वॉर टॉर्न कंट्रीज हैं, इन सब की जो पीपल है ना वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ से निकल के स्पेशली यूरोपियन यूनियन में जाकर, जैसे जर्मनी हो गया, ठीक है, डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, इन सब एरियाज में जाकर सेटल होना चाहते हैं। अब उनको अभी तक अगर वहां से जाना होता है तो उनको जाना होता है बाय सी रूट, ठीक है, सी रूट को लोग यूज करते हैं वहां से निकलने के लिए। अब उनके लिए एक बेटर इशू प्रोवाइड किया है बेलारूस ने। क्या प्रोवाइड किया, देखिए, बेलारूस ने अपने वीजा रिस्ट्रिक्शन को ईज कर लिया वेस्ट एशियन नेशंस के लिए, और उन्होंने ये बोला कि जो भी पर्सन ईयू कंट्रीज में जाना चाहता है, जैसे जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, इन सब में जाना चाहता है, दे कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम देयर वेस्टर्न कंट्रीज टू बेलारूस। वो बेलारूस आ सकते हैं और वहां से देखिए, बेलारूस जो है बहुत ही पास है, बॉर्डर्स अगर आप देखेंगे बेलारूस के तो काफी पास है, अभी हम चेक करेंगे बॉर्डर्स को, तो वहां से वो डायरेक्टली ड्राइव करके वहां से जा सकते हैं, ठीक है, मतलब वो डिफरेंट ईयू कंट्रीज में जा सकते हैं। इनका ऑप्शन क्या था, इनका तरीका क्या था, अभी हम समझेंगे। देखिए, हम जैसे हमने बात की, वेस्ट एशिया के लोग ऑलरेडी अपने वॉर टाउन कंट्री से निकल के ईयू कंट्रीज में जाकर सेटल होना चाहते थे। पहले उनको सी रूट से जाना पड़ता था, लेकिन बेलारूस ने उनको एक सिंपल ऑप्शन प्रोवाइड किया, दैट फ्लाई टू बेलारूस एंड देन ड्राइव टू ईयू बॉर्डर्स, ठीक है। अब लेकिन दीज माइग्रेंट्स दे आर नाउ स्टक ऑन बॉर्डर्स, ये बॉर्डर पे फंस गए सारे के सारे माइग्रेंट्स। वो आ तो गए बेलारूस और वहाँ से उन्होंने यूरोपियन यूनियन जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो अब वहाँ पे फंस चुके हैं, बिकॉज वहाँ पहली बात तो बहुत ठंड है, फ्रीजिंग कंडीशन है। इसके अलावा जो ईयू के जो कंट्रीज हैं उनके बार्ब्ड वायर फेंसेस हैं, मतलब कि वो प्रॉपर्ली तार वगैरह से घिरे हुए हैं, उसके कारण वो अंदर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, अंदर जा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा हॉस्टाइल गार्ड्स जो है जो उनको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट्स हैं उनको अंदर जाने से मना कर दिया है पोलैंड ने। पोलैंड वो कंट्री है जिसके अंदर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन उसके अंदर आने से मना कर दिया है। यूरोप की बात करें तो यूरोप के लिए माइग्रेंट क्राइसिस बहुत ही सेंसिटिव इशू है। यूरोप जो है रेफ्यूजीज को अपने बॉर्डर से हमेशा दूर रखना चाहता है, इसलिए बेलारूस जो है इस पर्टिकुलर माइग्रेंट इशू को यूज कर रहा है टू टेक रिवेंज अगेंस्ट ईयू कि क्यों उन्होंने उस पर सैंक्शंस लगा दिए। अगर आप लुकाशेंको की बात सुनेंगे तो वो डिनाई कर रहे हैं इस क्लेम्स को, वो मान नहीं रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है, वो उल्टा यूरोपियन यूनियन पर ही बात कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के बाहर इतने सारे माइग्रेंट्स खड़े हैं, बट यूरोपियन यूनियन उसको प्रॉपर्ली पनाह नहीं दे रहा है, प्रॉपर उनके लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली पॉलिटिकल गेम यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये आप देख चुके हैं, ये बेलारूस है, ठीक है, और ये पोलैंड है, इसके बीच में ये बॉर्डर क्रॉसिंग है जहां पर ये मेन इशू आया। अगर ऊपर देखेंगे रशिया भी है यहाँ पर। ओके, इसका मैप प्रॉपर्ली चेक करते हैं। दिस इज बेलारूस, एज यू कैन सी, ये रशिया को डायरेक्टली टच कर रहा है ऊपर से, ठीक है। नाउ दिस इज यूक्रेन, दिस इज मोल्दोवा, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड। यहाँ पे बेलारूस और पोलैंड के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तो बेलारूस जो है यहाँ से लोगों को बुला करके, बेलारूस में बुला करके, और ये यूरोपियन यूनियन में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली वो लोग जाना कहाँ चाहते हैं, जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन, इन सब कंट्रीज में जाना चाहते हैं माइग्रेंट्स, बट उसके लिए उनको पहले बेलारूस आना पड़ेगा, बेलारूस से जाना होगा, ऐसा बेलारूस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ध्यान से अगर आप यहाँ पर एक मैप के स्पेसिफिकेशंस को ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए, आपको पता होगा कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज लैंडलॉक्ड कंट्रीज, ठीक है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज का मतलब होता है जहां पर, देखिए, इसका कोई भी ओपनिंग नहीं है जो सी की तरफ है, ठीक है, सी की तरफ कोई भी ओपनिंग नहीं है, उसे कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज। तो बेलारूस इज द लैंडलॉक्ड कंट्री। नाउ यहीं पर एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है कि व्हाट इज अ डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज, व्हाट इज डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज। डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज ये वो होती हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, कंट्री वो मान लीजिए लैंडलॉक्ड है, मतलब उसका कोई भी ओपनिंग नहीं है, A B C D मान लीजिए 4 कंट्रीज से वो सराउंडेड है। अगर किसी तरीके से
इसके जितने भी 4 कंट्रीज हैं, अगर वो भी मतलब लैंडलॉक्ड हो, अगर ये सब भी लैंडलॉक्ड हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं दैट दे आर डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज। देखिए सी एक कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है बिकॉज वो चारों तरफ से घिरी हुई है और उसके आसपास कोई भी वाटर सोर्स नहीं। अगर जिस कंट्री से वो घिरी हुई है अगर वो खुद भी बदले में लैंडलॉक्ड हो तो देन दिस सी विल बी कॉल्ड एज अ डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पर, देखिए स्लोवाकिया को आप देख सकते हैं, ये हंगरी, देन चेक देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रिया देख सकते हैं, ये ऐसी कंट्री है जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। बेलारूस इज नॉट अ डबल लैंडलॉक्ड, इट इज अ सिंपली लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। नाउ एज सिंपल फॉर्मेट, रिवीजन के फॉर्मेट में हम देख लेते हैं, ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में हम चेक करेंगे। आपको इसके आंसर्स देने हैं, ट्रू या फॉल्स में आप कमेंट में दे सकते हैं, इसके आंसर हम आपको कल बताएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज FCRA इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Second is Chennai is the closest city to sea level in South India. Third is that Covaxin alters the RNA structure of the virus. Fourth is that Mullaperiyar Dam has been leased to Tamil Nadu for 99 years by Raja of Travancore. Fifth is tuberous roots of cannabis plant is the main source of cannabinoids. Sixth is 054A is a warship recently given by China to Pakistan. Next is Belarus is the only double landlocked country in Europe. These are the questions of today. अगर हम बात करें कल की, कल के जो हमने क्वेश्चन दिए थे उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। First statement is that Supreme Court under Article 226 can ask a public office to do its work properly. ये स्टेटमेंट गलत है because it is not Supreme Court, it is the High Court. ठीक है, हाई कोर्ट को पावर दिया गया है अंडर 226 एंड 227 कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिस को बोल सकता है टू डू इट्स वर्क प्रॉपर्ली। सुप्रीम कोर्ट को ये रिट पिटीशन के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर ये पावर दिया गया है। ठीक है, सो इट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट बट इट इज हाई कोर्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट देखिए अगर हम, तो स्काल्प मिसाइल इन राफेल जेट्स कैन फायर टारगेट अप टू 300 किलोमीटर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, आपको याद होगा, लैंड टारगेट्स को हिट कर सकता है ये अराउंड अप टू 300 किलोमीटर्स। थर्ड इज तमिलनाडु इज फेसिंग हैवी रेनफॉल ड्यू टू ओरोग्राफिक फैक्टर्स। ये गलत है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक फैक्टर्स, इट इज बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, फोर्थ इज पद्मा अवार्ड्स कैन बी ओनली बी गिवन टू 120 पीपल इन ईयर। दिस इज कंप्लीटली ट्रू, कल हमने बात की थी, मैक्सिमम 120 लोगों को दे सकते हैं और इस साल 119 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा इंसाकॉग हैज रिसेंटली मेड वैक्सीन टू ट्रीट जिका वायरस। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इंसाकॉग जो है कोविड के लिए कोविड के जो जेनेटिक म्यूटेशंस हो रहे हैं, कोरोना वायरस के जेनेटिक म्यूटेशंस है उसको प्रॉपर्ली वो चेक करने की काम कर रहा है, इसका जिका वायरस से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज माइक्रोसेफली, इट कॉजेज द साइज ऑफ द हेड टू इंक्रीज। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो डिक्रीज कर देता है, ठीक है, छोटा कर देता है साइज को। एंड फाइनली स्टेटमेंट इज चाइना हैज रिसेंटली सरपास्ड इंडिया इन फाइनेंशियल इंक्लूसिव मैटर्स। ये गलत है, ये उल्टा स्टेटमेंट है दैट इंडिया हैज रिसेंटली सरपास्ड चाइना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।